वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया वो देख रही थी जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। जिस लेवल की तबाही उस दौरान हो रही थी, जिस प्रकार के हथियार उस समय इस्तेमाल किए जा रहे थे और जितने नंबर्स में लोग वहाँ मर रहे थे और घायल हो रहे थे, इससे पहले किसी भी वॉर में ऐसा देखा नहीं गया था। बात अगर इवेंट्स की जाए तो समझने वाली बात यह है कि एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और सर्बिया थे, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ा अम्पायर था। और जब उसको साथ मिलता है जर्मनी जैसे देश का, तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टू डिफीट पावर बन जाते हैं। और ऑब्वियस है कि वॉर किस तरफ जा रहा होगा। इंग्लैंड या ब्रिटेन या और फ्रांस के पास इतनी सारी कॉलोनीज़ होने के बावजूद उस दौरान उनके पास ऐसी सेना नहीं थी, ऐसी आर्मी नहीं थी जो मल्टीपल फ्रंट्स में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जर्मनी का मुकाबला कर सके। जी हाँ, जर्मन इंजीनियर्स के चर्चे तो आपने आज भी सुन रखे होंगे और जर्मन इंजीनियर्स उस समय से ही फेमस थे। जिस प्रकार के हथियार वो बनाते थे, जिस तरीके से आर्म्स वो तैयार करते थे, उनका दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं था। और ऐसे हथियारों का मुकाबला फ्रांस की सेना जिस तरीके से कर रही थी, कुछ एग्जांपल्स ऐसे बताए जाते हैं इतिहास में। फ्रांसीसी सेना जो है अपने सैनिकों को साइकिल में भेज रही थी वॉर फ्रंट पे। जी हाँ, ये सही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। साइकिल में फ्रांसीसी सैनिक जो है वो वॉर फ्रंट में जा रहे थे। एक हथियार जो है 2 या 3 सैनिकों को इशू किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की स्थिति उस समय कैसी थी। उनका पूरा ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, ना कि इस प्रकार से अपनी आर्मी को तैयार करने के लिए। तो उसका क्या नतीजा निकलना था ये तो ऑलमोस्ट तय था। जर्मन्स के पास अपर हैंड था और वो इसका खूब फ़ायदा उठा रहे थे। जर्मन्स के यू बोट का कोई मुकाबला नहीं था फ्रांस और इंग्लैंड के पास। और वॉर में तभी एक ट्विस्ट आता है। कैसा ट्विस्ट ऐसा आता है कि जर्मनी के जो यू बोट्स थे उन्होंने गलती से एक अमेरिकन शिप को, जिसमें हथियार तो थे ही लेकिन हथियार से ज़्यादा लोग थे, उसको जो अमेरिका से ब्रिटेन जा रहा था, हथियार वाला शिप समझ के उसको डुबो दिया गया। अमेरिका अब तक इस वॉर का पार्ट नहीं था। अमेरिका दोनों पार्टीज़ को पैसे और हथियार दोनों सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने साइड चूज़ कर लिया। अमेरिका का जहाज़ डूबते ही अमेरिका ने साइड चूज़ किया और ऑब्वियस था कि अमेरिका ने किसका साइड चूज़ किया होगा। अमेरिका ने फ्रांस और इंग्लैंड का साइड चूज़ किया और अमेरिका के साइड चूज़ करते ही वॉर जो है वो बदलने लगा। वॉर की जो रूपरेखा है वो बदलने लगी। दूसरी चीज़ ये हुई, रशियंस ने वॉर से बैक ऑफ किया क्योंकि उनके देश के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। ज़ार जो वहाँ का शासक वर्ग था, जनता उससे परेशान हो गई थी। उनका कहना था कि हमारी लड़ाई है ही नहीं, तो फिर आप क्यों साथ दे रहे हैं जर्मनी का। और इस रेवोल्यूशन को संभालने में ज़ार जो थे वो कामयाब नहीं हो पाए। ज़ार को गद्दी से हटा दिया गया। रशिया जो था उसने जर्मनी का साथ छोड़ दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी अकेले रह गए। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे इतने ताबड़तोड़ हमले किए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कि वो भी वॉर से बैक ऑफ हो गया। वॉर जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन वो भी बैक ऑफ हो गया। और वॉर का जो पूरा ठीकरा जो फूटा वो फूटा जर्मनी के सर पे। जर्मनी को चारों तरफ से घेर के उससे ऐसी ट्रीटी साइन कराई गई, ऐसी पीस ट्रीटी साइन कराई गई जो उसके लिए शर्मनाक तो थी ही, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हुई। और इन पीस ट्रीटीज़ ने कहीं ना कहीं नींव रखी आने वाले वॉर की।